आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए हम अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं इतिहास का। हमारे अतीत, कक्षा 7, नए राजा और उनके राज्य। जैसा कि पिछला जो पार्ट था आप लोग सुन चुके होंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसके आगे का भाग हम पढ़ते हैं। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लन बगाई गए ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वेल्लन बगाई जो भूमि होती थी, वो जो ब्राह्मण नहीं होते थे किसान, उन स्वामियों की भूमि होती थी। ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ब्रह्मदेह, ये बार बार क्वेश्चन आया है। सालाभोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुनमटुक कन्ने, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदन, जैन संस्थानों को दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेह प्राप्त हुआ। अब यहाँ ब्रह्मदेह से समझ गए होंगे कि ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी गई थी उसी का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। ये जो ब्रह्मदेह है, वेल्लन बगाई है, ये सब दक्षिण भारत की बात हो रही है। प्रत्येक ब्रह्मदेह की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। हाँ, यहाँ आपने देखा कि नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ को यहाँ क्या कहते थे? नगरम कहते थे। और वो जो थे प्रशासनिक कार्य संपादित करवाते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अब ये सिस्टम आप समझ रहे हो, जैसे लॉटरी निकाला जाता है। किसी बाउल में ढेर सारा नाम का पर्ची रखा जाता है, उसमें से छांटा जाता है। उसी तरीके से तब ऐसा किया जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कि सभा की सदस्यता के लिए जो सभा के सदस्य हों उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जिससे राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ ईमानदार होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मापदंड यहाँ पे रखा गया था कि सभा का सदस्य बनने के लिए उन्हें इन सब बातों का उनके अंदर होना अनिवार्य था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं यह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया किसे कहते हैं? एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, उसे पुलाया कहते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था। पुरवा मतलब जैसे एक ग्रुप होता है, एक गांव को पुरवा कहा जाता था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर होते थे।
चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारुत पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैयार, इसका मतलब क्या होता है, पुलाया का बहुवचन क्या हो गया यहाँ, पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। दाहिने, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थीं? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? यहाँ आप देख सकते हो कि लॉटरी का तरीका तो अपनाया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ योग्यता का जो मापदंड रखा गया था वह भी अच्छा खासा कठिन था। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियाँ चल रही थीं उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? अन्यत्र, तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। यहाँ पे जो दिया गया है कि नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, जैसे आज के डीएम एसडीएम होते हैं उस तरीके से। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। आप समझ सकते हो कि तब की चीन का जो नियम था अभी 1911 तक चल रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न थी? कल्पना कीजिए आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। जो आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।